जो है इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with phenomenon happening on the surface of any substance basically. सरफेस पे जो भी फिनोमिनन होते हैं उनको डील करती है सरफेस केमिस्ट्री, इसीलिए उसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। अच्छा अभी क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता सर हूँ। सरफेस एज इन मेटल का सरफेस या तो किसी और का? अलग अलग सरफेसेस, जरूरी नहीं है मेटल सरफेस ही हो, काफी सारे सरफेस के बारे में बात करेंगे, बट मेनली तो सॉलिड वाला ही सरफेस मैटर मतलब वो करेगा। यहाँ पे है सरफेस केमिस्ट्री is the branch of chemistry is a branch of chemistry which deals with the phenomena occurring on the surface। ठीक है। अच्छा अभी क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एड्सॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन सॉरी। एड्सॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडी एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे डिपॉजिट होना, बेसिकली सरफेस फिनोमिना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ये मेरा कोई सरफेस, ये मेरा कोई बेसिकली सब्सटेंस है और उसका सरफेस है ये, तो उसके सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इसे बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। Deposition of particles on surface। और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, इनको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। पार्टिकल्स गेटिंग एड्सॉर्ब। और ये जो सरफेस है जहां पे पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। surface which absorbs particles are called absorbent। बोलो ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। यस सर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा है बेसिकली सरफेस के अंदर,
This is called absorption. This is bulk phenomena. For example, अच्छा तुम चौक को इंक में डिप करोगे तो क्या होगा? उसका जो आउटर पार्ट है वो ही मतलब इंक से क्या होगा? वेट होगा। अगर तुम यस चौक को तोड़ दोगे तो अंदर का पार्ट जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, व्हाइट का व्हाइट। ओनली द आउटर पार्ट विल गेट वेट। Whereas if you dip tissue paper in ink, then what will happen? पूरा टिश्यू पेपर जो है वो उससे वेट हो जाएगा अंदर तक बेसिकली। तो पहले वाला प्रोसेस जो है चौक का इंक में डिप होना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, एंड दूसरा टिश्यू पेपर का इंक में डिप होना इज अब्जॉर्प्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर ये बल्क फिनोमेना वाला क्या था? अंदर तक तुम्हारा पार्टिकल जा रहा है। जैसे तुम मान लो क्या नाम है, टिश्यू पेपर को इंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? उसकी सरफेस पे थोड़ी रह रहा है, वो तो अंदर तक जा रहा है। यस उसकी सरफेस तक नहीं रह रहा ना, उसके बल्क तक जा रहा है। ओके नेक्स्ट है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है? व्हेन adsorption and absorption take place simultaneously। देखो दोनों में absorption कॉमन आ रहा है, adsorption और absorption में absorption कॉमन आ रहा है, बस हो गया। तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सरफेस पे भी अब्सॉर्ब हो रहा हो, सरफेस पे पार्टिकल डिपॉजिट हो रहा हो और अंदर भी जा रहा हो, बेसिकली सर समथिंग लाइक दिस। हाँ बोलो ही। सर तो हम टिश्यू वाले को कह सकते हैं ऑप्शन की, उसमें भी सरफेस हाँ पे तो हो ही रहा है, बल्क पे भी हो हाँ रहा है। बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होगा बताओ, नाम से क्या लग रहा है? नन। ये नन की तो बात ही नहीं करेंगे ना। एड्सॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए उनको हटाना। एड्सॉर्प्शन में जो सरफेस पे पार्टिकल डिपॉजिट हुए हैं उनको अगर हम हटा दें तो दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो द प्रोसेस in which adsorbate is removed from the adsorbent, from the adsorbent is known as desorption। तो सर ये एब्जॉर्प्शन जैसे नहीं हुआ? क्या क्या? ये एब्जॉर्प्शन जैसे नहीं हुआ, डिसॉर्प्शन।
कैसे हुआ अब्जॉर्प्शन? Absorption में particles don't get stuck on the surface ना. But they go inside the surface, no? हाँ तो सर फिर वो absorption हुआ ना. अब्जॉर्प्शन कैसे हुआ यार? अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? पार्टिकल्स आर गेटिंग इनसाइड द सरफेस. नाउ डिसॉर्प्शन में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स सरफेस के अंदर थोड़ी जा रहे हैं. अच्छा ओके. तो सर इसका कोई एग्जांपल है? एग्जाम्पल ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट तुम काफी सारे प्रोसेस जो होते हैं अब्जॉर्प्शन वाले, उसमें से तुम हटा सकते हो. जैसे मान लो तुमने कोई एब्जॉर्प्शन कराया किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, लेट्स से, है ना, वो कंडीशन तुमने हटा दी तो वो हट जाएंगे पार्टिकल्स. ओके सर. तो ऐसा कुछ बड़ा डील नहीं है. डिसऑप्शन होना मतलब कॉमन है, एक तरीके से करवा सकते हैं इजीली, कुछ ऐसा वो नहीं है. नेक्स्ट है ऑक्लूजन. When adsorbate is a gas, then adsorption is known as occlusion. जैसे एक स्पेसिफिक केस है जो हमने हाइड्रोजन गैस का देखा था, याद है? हाइड्रोजन वाले चैप्टर में. सर पैलेडियम के बीच में वो रह जाता है. हाइड्रोजन गैस रह जाती है बेसिकली. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो. Yes. नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन. अभी हम देखना चाहते हैं कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रहा है. नाउ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये मेरा क्या है? सरफेस का पार्टिकल है. सरफेस जो है ना उससे जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो वाला पार्टिकल है. ये पार्टिकल है मेरा बल्क वाला. अच्छा, बल्क वाले पार्टिकल पे क्या होगा? इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा. इस बल्क वाले पार्टिकल के लिए एफ नेट क्या है? 0 है. बोलो. सरफेस वाला पार्टिकल क्या है? उसको इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर फोर्स लग रहा है, उसको नीचे फोर्स लग रहा है, उसको ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है. तो अपन क्या बोलेंगे? सर ये एफ नेट. फोर्सेस किस चीज की वजह से होते हैं? यार और भी तो पार्टिकल्स रहेंगे ना, वो आपस में खींचेंगे ना, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा. ये सेम चीज हमने सरफेस टेंशन में बताई थी 11th क्लास में, गैसियस स्टेट चैप्टर में, याद हो तो अगर. यस यस सर यस. और फिजिक्स में बताने कितनी बार आ चुकी है. फिजिक्स में यही तो पढ़ते हो तुम. देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या होगा? वो खींच रहा होगा ना इसको. यहाँ पे जो पार्टिकल है वो खींच रहा होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो खींच रहा होगा. बाकी पार्टिकल्स नहीं बनाए हैं क्योंकि वो फिर डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा फिर. तो मतलब इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ, इस पार्टिकल ये वाला इधर उधर राइट एंड लेफ्ट का बैलेंस हो रहा है, बट एक सरफेस टेंशन जैसा रहेगा पार्टिकल्स के ऊपर. नीचे की तरफ क्या रहेगा? फोर्स रहेगा. तो ऊपर वाले सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे की तरफ एक टेंशन मिलेगा.
तो उस टेंशन को बैलेंस हो जाए तो अच्छा है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें कोई पार्टिकल दिखता है यहाँ पे, जब भी उन्हें कोई पार्टिकल दिखता है यहाँ पे, तो वो उनको क्या करते हैं, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस नहीं सर, वो बाकी सर ये पार्टिकल्स एक्सटर्नल खींचते तो नहीं पार्टिकल्स सर। Sir, matlab they pull the particles on the top to balance the surface tension, right? यस 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 एग्जैक्टली। तो देखो ये जो सरफेस, ये जो तुम्हारी सरफेस है, लेट्स से दिस इज योर सरफेस, मतलब यही सरफेस है। इस सरफेस के जस्ट नीचे वाले जो लेयर वाले पार्टिकल्स हैं, उनको फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, उनको एक तरीके से टेंशन लग रही है नीचे की तरफ। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए दे वांट कि उनका फोर्स बैलेंस हो जाए। तो अगर उन्हें कोई ऊपर पार्टिकल्स दिखता है तो वो उन्हें खींचने का काम करते हैं, उनको पुल करते हैं अपनी तरफ, सो दैट उनका नेट फोर्स बैलेंस हो जाए। अर्जुन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ गया। अब मुझे बताओ, ये जो एड्सॉर्प्शन वाले प्रोसेस में डेल्टा एस जो है वो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्यों? रैंडमनेस कम हो रहा है, वो ज्यादा अरेंज्ड पैटर्न में बन जाएंगे गैशियस मॉलिक्यूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रैंडमनेस जो है वो मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अरेंज पैटर्न बन रहा है। रैंडमनेस मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, पहले जब सरफेस टेंशन था, व्हेन, सॉरी, सरफेस टेंशन था तो सरफेस एनर्जी ज्यादा थी। भाई सिस्टम जो था वो, अपर लेयर जो थी वो अनस्टेबल थी, तो सरफेस एनर्जी जो थी वो मेरी ज्यादा थी। बट अभी एड्सॉर्प्शन की वजह से सरफेस एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई। कम हो गई है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? What will you comment on delta H? As system is getting stable, as system is getting stable, पहले स्टेबल थोड़ी था, बोलो। यस सर, स्टेबलाइज होगा तो उसकी हीट रिलीज करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ड्यू टू आफ्टर एब्जॉर्प्शन। बोलो, कोई डाउट है क्या इस पॉइंट में? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सरफेस एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? पहले क्या था, सरफेस टेंशन था। देखो एनर्जी ज्यादा तो क्या स्टेबिलिटी कम, तो पहले स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी, तो एनर्जी ज्यादा थी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ओके सर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा जी। तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है।
दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो अभी डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? सर टी को छोटा होना पड़ेगा। टेम्परेचर should be less for spontaneity. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बेसिकली। बोले थर्मोडायनेमिक्स समझ में आए कि नहीं है? किसी को कोई Yes. डाउट है? अभी है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है। तो इसमें पहला आता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। We also call this as physiosorption. नाउ फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है, जो भी हमने पढ़ा ना, जिस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वर गेटिंग एब्जॉर्ब एट द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन ओनली, है ना, जो फिजिकली हो रहा हो बेसिकली। नाउ फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं वो देखते हैं। पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो इसमें क्या होता है, ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली सरफेस, कोई भी सरफेस जो है वो इतना प्रेफरेंस नहीं दिखाती है कि नहीं मुझे तो यही मॉलिक्यूल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए गिवन सरफेस ऑफ एन एडसॉर्बेंट डोंट शो preference as vulnerable forces are universal. अच्छा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, है ना। तो कोई भी सरफेस जो है एब्जॉर्बेंट वाला वो इतना प्रेफरेंस नहीं दिखाता है, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो हर जगह होते हैं। हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, याद है, हर एक टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर
थोड़ा बहुत वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही रहता है. Every molecule in the universe have some kind of attraction force for other molecule. That is called wonderful force of attraction. Since physical adsorption जो है is operates on wonderful force of attraction, that is why there is no specification for the adsorbent to absorb molecules. वो समझ में आया? सर वंडरवॉल फोर्स मतलब वीक फोर्सेस. हाँ वीक ही होते हैं ज्यादातर. Next, है nature of adsorbent. Gases with high critical temperature have high van der Waals forces. तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनके van der Waals फोर्सेस ज्यादा होते हैं. And they adsorb easily. ठीक है. तो adsorbate जो है ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स adsorb हो रहे होते हैं सरफेस पे. तो अगर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका adsorption इजीली हो जाएगा. इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते, ध्यान रखना इस बात का. सर मतलब gases with high critical temperature absorb easily. यस. नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल नेचर, सॉरी, इनका क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं. रिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्स होना बेसिकली. तो जनरली गैसेस जो एब्जॉर्ब होती है ना, वो प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम पे होती है. मोर गैसेस, मोस्टली गैसेस एब्जॉर्ब व्हेन pressure is high and volume is less. Gases can be removed by decreasing pressure. Excuse me. ठीक है. गैसेस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर. इसलिए बोला था कि जो क्या नाम है डिसॉर्प्शन है वो इतना बड़ा डील नहीं है, वो आसानी से हो जाता है. अच्छा, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम. कम हो तो कम होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल. फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, ये हमने देख भी लिया था. वैसे भी टेम्परेचर तो लो ही चाहिए होता है. डिसॉर्प्शन के लिए लो चाहिए ना. नहीं 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 नहीं,
ये एड्सॉर्प्शन के लिए। ओके सर। ये एड्सॉर्प्शन के लिए सर, मैं लिख देता हूँ। एड्सॉर्प्शन में ही तो डेल्टा एच कम हो रहा है ना। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो तुम्हारा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सिंपल है। यस सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत कम रहती है इसकी एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, 20 to 40 किलोजूल पर मोल के आसपास। मतलब एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी 20 to 40 किलो जूल पर मोल देनी पड़ती है, सही ना? एग्जैक्टली। ओके सर। तो ये हमारा हो गया फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। इसमें दूसरा टाइप है केमिकल एड्सॉर्प्शन। और हम इसे बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो इसमें क्या है, इट हैपेंस वाया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तुम्हें याद है ये वाला C2H4 प्लस H2 प्लैटिनम C2H6। तो ये जो क्या नाम यहाँ पे जो होता है वो केमिसॉर्प्शन ही होता है। वैसे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है पहले। तो मैं लिख रहा हूँ इन दिस रिएक्शन। ये मैंने बताया था, कहाँ पे बताया था, इसका पूरा मैकेनिज्म बताया था ना ऑर्गेनिक में। फर्स्ट physiosorption take place, then chemisorption। तुम्हारा ये क्या है, प्लैटिनम सरफेस है अगर याद हो तो, मैंने फिर से बता रहा हूँ। तुम्हारा क्या हो रहा है, पहले H2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आ रहा है। H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ के क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। H2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो यहाँ के एड्सॉर्ब हो गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वंडर वॉल फिजियोसॉर्प्शन है, सॉरी। ठीक है, अब मेरा क्या है, C2H4 मॉलिक्यूल आ रहा है। तो वो आके जो है वो इसको क्या कर रहा है, इसको उठा के लेके जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिसॉर्प्शन हो रहा है।
बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पहला है इसकी प्रॉपर्टीज में हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? इट इज हाईली स्पेसिफिक। रिएक्शन जो है वो हर किसी के साथ नहीं होती है। रिएक्शन इज स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इट डिपेंड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ chemical bond between adsorbate and adsorbent। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू होती है। तो केमिकल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी होना चाहिए तभी वो पॉसिबल होगा। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में होना चाहिए। हाँ हाँ, तभी तो बनेगा ना। सर लेकिन यहाँ पर तो मतलब एड्सॉर्बेंट तो प्लैटिनम सरफेस है ना। यार पहला प्रोसेस फिजिक्स ऑप्शन है ना। यस सर। यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे ये देखो ना, ये दोनों हैं एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्प्शन। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट है इज रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म हो गया, एक रिएक्शन हो चुकी है, तो अब वापस से वो उसमें नहीं जाता है, उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तुम्हारा क्या हो गया? कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। इरिवर्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट है हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। अब ध्यान रखना, जनरली जो प्रोसेसेस होते हैं वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन से होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम पे तुम्हारा एड्सॉर्प्शन होता है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए वी नीड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है ना वो फेवरेबल होता है, ध्यान रखना। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है काफी। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। इसके लिए डेल्टा एच जो है ना वो हाई रहता है, 82 to 40 किलो जूल पर
बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो हमने सो फार हमने क्या क्या डिस्कस किया? बेसिक चीजें डिस्कस कर ली है एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस क्यों हो रहा है, फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। अच्छा, एक और डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है ना वो इजीली हो जाता है। तो नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। सर मतलब नेग्लिजिबल टाइप के या फिर है कैसा? बहुत कम कम चाहिए, मतलब इसके लिए ज्यादा चाहिए। हाई, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में उतना नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, तुम्हारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है ना उसको हम मल्टी लेयर्ड भी बोलते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का क्या मतलब है? जैसे एक लेयर बन गई सरफेस पे, सरफेस पे एक लेयर बन गई है तो दूसरी लेयर भी बन जाएगी, तीसरी भी बन सकती है। तो इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो है ना वो बन सकती है। बट केमीज ऑप्शन में क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है। इसमें क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर मल्टी मॉलिक्यूलर किसके लिए होता है? फिजिक्स ऑप्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन।
नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होते हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं बेसिकली। तो पहले मैं इस आइसोथर्म के बारे में लिख देता हूँ। इट इज द ग्राफ शोइंग effect of pressure on adsorption at constant temperature। प्रेशर का इफेक्ट हम देखते हैं। तो इसमें जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रेडलिक करके, उन्होंने अपना एक कर्व दिया था। तो पहले हम फ्रेडलिक करके एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले तो इट इज वैलिड फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन। वैलिड फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड and for single layer only। सिंगल लेयर के लिए होता है, मल्टी लेयर के लिए नहीं होता है। दूसरा, नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई सर लेकिन टेम्परेचर। फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। हाँ, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है, बट यहाँ ये जो फ्रेंडलिक है ना, वो फर्स्ट लेयर के लिए ही अच्छे से देख पाता है। चलो हम इसको देखते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है ना, वो इस मतलब ग्राफ से पहले हम देखते हैं ये हमारा क्या है। ये हमारा सरफेस है और इस पे मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो गया है। Now X is the concentration of adsorbent। M is the mass of adsorbent। ये तुम्हारे गैस पार्टिकल्स है ना।
और हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो x बाई एम वर्सेस p। p इज प्रेशर, x बाई m क्या हो गया कि m मास ऑफ एडजॉर्बेंट पे कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ है, बेसिकली x बाई m वो बताते हैं। तो x बाई m मेरा क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसका ग्राफ देखना किस तरीके से बन रहा है। इस तरीके से आता है इसका ग्राफ। दिस इज ओ, दिस इज ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो ओ टू ए जो है वो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज लो प्रेशर रीजन। हम इसको बोलते हैं मीडियम प्रेशर रीजन। एंड दिस इज हाई प्रेशर रीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, O2A इंक्रीज कर रहा है, A2B भी इंक्रीज कर रहा है, B2C क्या कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर पॉइंट B x by m becomes constant। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से x by m, इसने फ्रेडरिक ने क्या बताया कि x by m is proportional to pressure raised to power 1 by n। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो फॉर्मूला आया x by m is equal to k p raised to power 1 by n। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। एन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो n होता है इसका वैल्यू जो रहता है k और n जो है वो कांस्टेंट है बेसिकली। OA जो है वहां पे n जो है वो 1 रहता है, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप आता है। और B टू C में जो है n इनफाइनाइट हो जाता है, तो x बाई m जो है वो k के प्रोपोर्शनल हो जाता है। So question में k की वैल्यू दी होगी। हाँ हाँ, k की वैल्यू विल बी गिवन।
K depends on nature of adsorbent. सर हाँ बोलो। सर तो इसमें सिर्फ हाई प्रेशर रीजन की सिग्निफिकेंस है ये ग्राफ। क्या बोल रहे हो, पहले थोड़ा अच्छे से बोलो यार, नहीं समझ। सर मतलब ये ग्राफ में सिर्फ डी के आगे वाले पार्ट का ही सिग्निफिकेंस है, ए और क्यों? बी मीडियम प्रेशर का। बी के अच्छा आगे हाँ वाले पार्ट मैं का ये सिग्निफिकेंस। ओके यस सर। हर एक पॉइंट का ही सिग्निफिकेंस है ना। यस सर। अच्छा अभी हम दोनों तरफ लॉग लें, हमारी इक्वेशन क्या है, x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाई एम। दोनों तरफ लॉग लें तो क्या आएगा, लॉग x बाई एम लॉग के प्लस 1 बाई एम लॉग पी। तो ये मेरा क्या है, अब मैं ग्राफ जो है वो किसके बीच में बना रहा हूँ, लॉग x बाई एम लॉग पी। तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या है, थीटा। टेन थीटा यहाँ पे क्या है, 1 बाई एम। यहाँ से यहाँ कितना वैल्यू है, इंटरसेप्ट क्या है बताओ, लॉग के। लॉग की। लॉग x बाई एम वर्सेस लॉग p में ग्राफ बन रहा है, तो हमारा ये क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, y x m c। बोलो समझ में आया कि नहीं है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये x बाई एम है, ये टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। करो सॉल्व।
किसी का ऑर्डर आया क्या? T3 greater than T2 greater than T1. बाकी लोग बताओ। यार कोई तो बताओ यार, इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिजिक्स ऑप्शन जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लो टेम्परेचर पे बेटर हो जाता है इनवर्सली. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। x बाई m क्या बताता है? Amount of adsorption per mass. बेसिकली एड्सॉर्प्शन कितना हुआ वो बताता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x बाई m जो है वो सबसे ज्यादा है। x बाई m ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। और अगर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो T1 जो है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर T2, फिर T3। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन जो है वो मेरा, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes sir. सर एक बार फिर से बता सकते हैं? पहले बताओ, एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ, तो टेम्परेचर के T3 पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा है क्योंकि x बाई m सबसे ज्यादा है। x बाई m क्या एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा है मतलब टेम्परेचर सबसे कम है। हाँ हाँ ओके। अभी क्या है, फ्रेडलिक जो आइसोथर्म है दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर। n जो है वो इन्फिनिटी जा रहा है ना हाई प्रेशर पे, तो n को इन्फिनिटी जाने नहीं देना है। मतलब n इन्फिनिटी पे हमें कोई वैल्यू, मतलब एरर्स मिलेंगी हमें, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पता ही नहीं है ना। तो ये जो है हाई प्रेशर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे नहीं आता फ्रेडलिक में अच्छे से। तो इसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए लैंगमुइर करके, उन्होंने अपना आइसोथर्म दिया। लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। It is applicable at high pressure. तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, x बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी।
ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। पी तुम्हारा प्रेशर ही है। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। इफ P is large, तो 1 प्लस BP को क्या लिख सकते हैं, बोलो। पी BP, तो मेरा x/m क्या हो जाएगा, AP/BP। तो मेरा x/m क्या हो गया, A/B, विच इज कांस्टेंट। पहले भी फ्रेडलिक में भी क्या आ रहा था कि हाई प्रेशर पे मेरा जो x/m है वो कांस्टेंट ही आ रहा था। सिमिलैरिटी बता रहा हूँ। इफ P स्मॉल, तो 1 प्लस BP को हम क्या लिख सकते हैं, हीत जोशी तुम बताओ। सर 1। 1 लिख देंगे। तो x/m मेरा क्या आ गया, AP। P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले भी यही आ रहा था। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है फ्रेडलिक से। तो मेरा ग्राफ जो है वो सिमिलर आएगा उसके जैसा, बट रिजल्ट्स जो है ना वो इसके बेटर है। ग्राफ मेरा ऐसा ही आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या। नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार का क्या मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है तो यहाँ पे तुम्हारा एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता आता है एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता आता है, किसके लिए, फिजियोसॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर है। केमिसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आता है, पहले तो इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। क्यों, पहले इंक्रीज क्यों कर रहा है, पीक तक क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता आता है अब्जॉर्प्शन बढ़ता आता है। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया और आगे हम फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा सारे के सारे तुम्हारे क्या नाम है यूनिमॉलिक्यूलर बन गया, अब क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर होता नहीं है, तो मेरा एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। मतलब जो हीट देने से केमिसॉर्प्शन हुआ और उससे जो मॉलिक्यूल्स बने वो ज़्यादा हीट देने पे टूट भी जाएंगे, यही ना। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ। in chemisoption,
Products will be formed. Will be formed by increasing temperature. Once all products are formed, and if we keep increasing temperature, then they will break down also. इसलिए ग्राफ जो है वो ऐसा है। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? नो सर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो घर से करके लेके आना। In an experiment, (200 ml of 0.5 molar oxalic acid is shaken with 10 gram of activated charcoal. The concentration of filtrate is reduced to 0.4 molar. Find adsorption per unit mass. ठीक है, ये करके लाना नेक्स्ट क्लास में। बाकी चैप्टर जो है वो मोस्टली थियोरेटिकली है।